हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फंडालॉजी। तो आइए बेटा, आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल्स कॉम्बिनेशन। जैसे हमने रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन समझा था, वैसे ही सेल्स का कॉम्बिनेशन करेंगे। सेल्स इन सीरीज, सेल इन पैरेलल और फिर मिक्स्ड ग्रुपिंग। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले करते हैं स्टार्ट सेल्स इन सीरीज। तो मान लीजिए, देखिए बेटा, दो सेल को सीरीज में कब बोलेंगे? मान लीजिए एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक का नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर? तो इसका नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ अगर कनेक्ट हो, पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, तो ये हमने कौन सा कॉम्बिनेशन नाम दिया? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो मान लीजिए सेल जिसकी ईएमएफ E1 थी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, और ऐसा सेल जिसकी ईएमएफ E2 है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। क्लियर? तो एक का R1 और दूसरे का R2। तो ये मान लीजिए पॉइंट ए, इधर बी बीच में, और इस तरफ पॉइंट सी। आपको पता है ये, अगर मैं मान लीजिए इसको आप इग्नोर कर दीजिए, इधर वाले को अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं, तो इस सेल की अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है, यानी VAB, VA माइनस VB, इनकी पोटेंशियल में डिफरेंस, तो ये किसके इक्वल आएगी बेटा? देखिए E1 माइनस IR1, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ना। देखो ये फॉर्मूला था हमारा V इक्वल्स टू E माइनस IR, राइट? तो मैंने यही फॉर्मूला लगाया है, V इक्वल्स टू E1 माइनस IR1। सीरीज में करंट सेम रहेगा, जितना यहां उतना ही यहां। क्लियर? ये तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर हमें B और C के बीच निकालना हो तो सेम बस VB माइनस VC। अब इसके लिए हम इस सेल को लेंगे E2 माइनस IR2। क्लियर है? ये हो गया VAB, ये VBC। अब मुझे निकालना है, देखो A और B के बीच में पता चल गया, B और C के बीच में, तो मुझे अब A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, VAC। इसको बोलेंगे VA माइनस VC। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। देखिए VA माइनस VB, पहले ये क्या था? VAB, VA माइनस VB, फिर ये क्या था? VB माइनस VC। आप ध्यान से देख सकते हैं, ये माइनस का VB या प्लस का VB कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा? VA माइनस VC, सॉरी VA माइनस VC। क्लियर है? ये हमारे पास बचेगा, यानी कि ये। अब देखिए बेटा, इसकी वैल्यू क्या थी? VA माइनस VB, VA माइनस VB, ये रहा E1 माइनस IR1, E1 माइनस IR1। ऐसे ही अब इसकी वैल्यू क्या थी? E2 माइनस IR2, E2 माइनस IR2। क्लियर? अब ये E1 प्लस E2 ये मैंने एक तरफ किए, फिर माइनस ये बचेगा माइनस IR1, इधर माइनस IR2, तो दोनों में से माइनस I कॉमन है, तो ये मैंने माइनस I अलग रख दिया, और अंदर क्या बचा ब्रैकेट में? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। क्लियर है? मतलब इस इक्वेशन को मैंने सेपरेट कर लिया है, E1 E2 को अलग, R1 R2 को अलग कर लिया। तो अब देखिए आप, मैं आपको पता फॉर्मूला V इक्वल टू E माइनस IR। अगर मान लो इस सारे दोनों पूरे कॉम्बिनेशन की टोटल ईएमएफ को मैं नाम दूं E इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ, तो मैंने E की जगह लिख दिया इक्विवेलेंट ईएमएफ माइनस I, टोटल करंट सेम है, और जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया R इक्विवेलेंट, मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस है ये रहा। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ आप कंपेयर कीजिए, देखिए ये E इक्विवेलेंट मेरा आएगा E1 प्लस E2। क्लियर? और ये R इक्विवेलेंट आएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। क्लियर है ना? समझ आया? तो देखिए, यानी कि जब सीरीज में जुड़ते हैं दो सेल, तो टोटल ईएमएफ होती है E1 प्लस E2, और टोटल रेजिस्टेंस है R1 प्लस R2। बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है। देखिए सीरीज में थे, सीरीज में टोटल वोल्टेज अलग होती है, यानी यहां पर पोटेंशियल अलग होगी, यहां पोटेंशियल अलग होगी। हमने सबसे पहले यहां की पोटेंशियल निकाली, यहां की पोटेंशियल निकाली, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल पोटेंशियल आ गई। ये देखिए, इन दोनों को ऐड किया तो टोटल पोटेंशियल आ गई। अब इसकी वैल्यू ये थी, इसकी वैल्यू ये रखी, यहां से आगे इसको सोल्व कर दिया।
क्लियर है? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक नहीं समझ में आया तो वो पूछ सकता है। फिर इफ द सेल्स आर, मान लीजिए यहां तो हमने क्या किया है, एक का नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव जोड़ा था। अगर एक का नेगेटिव और दूसरे का भी नेगेटिव जोड़ दिया जाए, दोनों के सेम टर्मिनल को आपस में जोड़ दें, तब क्या होगा बेटा, जो टोटल ईएमएफ है ना वो E1 माइनस E2 हो जाएगी। मान लो बड़े वाले की ईएमएफ E1 है, छोटे वाले की E2, तो हम क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। यहां पर था प्लस में, लेकिन यहां आया है माइनस में। क्यों? क्योंकि सेल के टर्मिनल अपोजिट कर दिए गए, मतलब नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया है, जबकि सेल को जोड़ते कैसे हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव से। अगर ऐसे हो तो जुड़ेंगे, ईएमएफ जुड़ेगी। अगर सेम टर्मिनल जोड़ दिया जाए आपस में तो टोटल ईएमएफ माइनस होगी। क्लियर? E1 माइनस E2। लेकिन रेजिस्टेंस अभी भी प्लस में होगा। बेसिक से ईएमएफ E1 माइनस E2 हो चुके हैं, लेकिन रेजिस्टेंस अभी भी R1 प्लस R2 ही रहेगा। यहां भी R1 प्लस R2 था, यहां भी R1 प्लस R2। ये ध्यान रखना है आपने। अगर तो नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ें तब तो सिंपली ये E1 प्लस E2। अगर नेगेटिव को नेगेटिव से ही जोड़ दिया तब E1 माइनस E2। क्लियर है बेटा? ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। तो इसको जल्दी से आप नोट कर सकते हैं। ओके, क्लियर है बेटा? कर लिया आपने? तो चलिए मैं इसको रब करता हूं अब। अच्छा, मान लीजिए कि मेरे पास एक सेल है, ये कंप्लीट एक सेल हो गया, इसकी ईएमएफ, और फिर ऐसे ही यहां पर एक सेल और मैंने कनेक्ट किया और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर एक सेल और इसके कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ऐसे करते करते बेटा टोटल n टाइम्स मैंने यहां पर क्या किया, रेजिस्टर को जोड़ दिया, और फिर इसके साथ एक्सटर्नल में एक रेजिस्टर और लगाया, जिसका एक्सटर्नल रेजिस्टर लगाया जिसका रेजिस्टेंस है R। ये सारे के सारे जो सेल हैं आइडेंटिकल हैं, ईएमएफ सभी की कितनी है, E, रेजिस्टेंस सभी का कितना है, R। तो देखिए मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करता हूं, तो क्या आएगा, E प्लस E प्लस E, n टाइम्स जोड़ेंगे तो टोटल ईएमएफ कितनी आ जाएगी, NE। तो इसकी टोटल ईएमएफ है बेटा NE, और टोटल रेजिस्टेंस भी डायरेक्ट ऐड हो जाएगा तो वो भी कितना आ जाएगा आपका, NR। तो मैंने इसको जोड़ दिया यहां पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टर R के साथ। क्लियर है? तो मान लीजिए अब टोटल ईएमएफ कितनी होगी, टोटल EMF दैट इज NE, राइट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये NR और ये R दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं ना आपस में, NR प्लस R, ये हो गया मेरा टोटल रेजिस्टेंस। तो अब करंट निकालना है हमें। करंट क्या होता है, EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, राइट। EMF यानी वोल्टेज की जगह हम यहां पर EMF लेंगे ना, तो I की वैल्यू आएगी बेटा NE डिवाइड बाय NR प्लस R, राइट। ये आ गया मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन था n आइडेंटिकल सेल्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n आइडेंटिकल सेल्स, राइट। तो ये आ गया मेरे पास टोटल करंट। अब मान लीजिए मैं यहां पर एक स्पेशल केस लेता हूं, केस 1। वो केस 1 क्या है, नीचे जो रेजिस्टेंस है ना, मान लीजिए कि आपका जो NR है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, मतलब कि ये वैल्यू इस वैल्यू से बहुत बड़ी है, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। ये तो बहुत छोटा हो गया ना, R तो काफी छोटा हो गया इससे, तो इसको इग्नोर कर देंगे, हम केवल NR को रखेंगे, यानी कि बेटा I इज इक्वल्स टू NE अपॉन NR।
राइट। तो अपने पास आंसर आ गया E/R, करंट की वैल्यू ये आएगी। क्लियर। अब केस 2 समझिए आप कि एन आर जो है अब वेरी वेरी स्मॉल देन आर है। केस उल्टा हो गया। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो था ये बहुत बड़ा हो गया इनके टोटल रेजिस्टेंस से। सेल के जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे बहुत ज्यादा है मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उसका मतलब बेटा क्या होगा, I इज इक्वल्स टू एन ई डिवाइड बाय, ये अब एन आर को मैं इग्नोर कर दूंगा और डिवाइड में क्या बचेगा, केवल आर। राइट। तो ये क्लियर है। तो ये आ गया बेटा मेरे पास I इज इक्वल्स टू एन इंटू ई बाय आर। तो आप ध्यान से देख सकते हैं करंट यहां पर मैक्सिमम है, यहां पर मिनिमम है। राइट। ये हो गया आपका मैक्सिमम करंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द मैक्सिमम करंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कंडीशन ये रहेगी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो R है इट शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन द NR, मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा होना चाहिए मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तभी हमारा करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आइए बेटा अब हम समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, मान लीजिए सेल E1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये सेल E2 जिसकी EMF E2 है और रेजिस्टेंस है इसका इंटरनल R2। क्लियर। तो मान लीजिए यहां से जैसे करंट आया तो ये करंट यहां से दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, ऊपर I1 चला गया, इधर I2 आ गया। क्लियर। ये फिर I2 और I1 मिलेंगे तो टोटल करंट दोबारा से क्या हो जाएगा, I। आपको पता है पैरेलल में टोटल करंट अलग अलग है यहाँ पर, तो ये टोटल I इक्वल है मेरा I1 प्लस I2, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। क्लियर। अच्छा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। तो अगर मैं IR को इधर ले जाऊं, V को उस तरफ ले जाऊं, तो ये IR तो यहां से उठ के इस तरफ आ गया प्लस में और V उस तरफ जाके माइनस में आ गया। क्लियर। अब ये R को इधर डिवाइड में ले गया, मैं इधर डिवाइड में आ गया, तो मेरे पास I की वैल्यू आ गई। क्लियर। तो मुझे I1 और I2 चाहिए, तो E को मैं रख दूंगा E1 और R को R1, E को E2 और R को R2, और टर्मिनल पोटेंशियल सेम रहती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वोल्टेज सेम होती है ना पैरेलल के अंदर, तो वोल्टेज यानी टर्मिनल पोटेंशियल वो V सेम है पैरेलल में, लेकिन EMF अलग अलग है। क्लियर। अच्छा अब देखिए आप ध्यान से I1 I2 इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो टोटल करंट आएगा ना, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू बेटा ये रख दी और I2 की वैल्यू यहां से मैंने ये रख दी। क्लियर है। अच्छा अब देखिए मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं E1 बाय R1 माइनस V बाय R1, तो वही किया E1 बाय R1 माइनस V बाय R1, फिर E2 बाय R2 माइनस V बाय R2, E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। क्लियर। अब ये E1 और E2 वाली टर्म्स को मैंने एक तरफ कर दिया, E1 बाय R1 E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 E2 बाय R2। क्लियर है। अब मेरे पास ये दो टर्म बची हैं, माइनस का V इसमें भी है, माइनस V इसमें भी है, कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस V, अंदर क्या बचेगा 1 बाय R1 1 बाय R2, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये क्लियर है ना बेटा। अच्छा अब देखिए आप जरा ध्यान से समझना है कि मैंने क्या किया, ये टर्म थी एज इट इज रखी, यहां से I था उस तरफ जाके माइनस में, माइनस का I, और ये माइनस वाली जो टर्म है बेटा ये वाली, ये इस तरफ आके प्लस में हो जाएगी V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। क्लियर है। मतलब मैंने क्या किया, जस्ट टर्म को रीअरेंज किया, I को उस तरफ ले गया और V को मैं इस तरफ ले आया, तो ये आया फाइनली मेरे पास। क्लियर है। अच्छा अब आप एक काम कीजिए, देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, ये जो टर्म है ना ब्रैकेट वाली, इसको मैं इधर डिवाइड में ले आया, इसके भी डिवाइड में आ जाएगा, इसके भी डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए ये
इस तरफ आके 1/r1 प्लस 1/r2 डिवाइड में आ गया, माइनस है i तो इधर भी डिवाइड में आएगा 1/r1 प्लस 1/r2। क्लियर है ना? अच्छा अब देखिए आप, मैंने सिंपली एलसीएम लिया इसका, ये r2 इधर r1 इधर, e1 r2 प्लस e2 r1, e1 r2 प्लस e2 r1, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी r1 r2। ऐसे ही नीचे वाले टर्म का भी अलग से एलसीएम लिया, r2 इधर r1 इधर, r2 प्लस r1, क्लियर, डिवाइड में r1 r2 r1 r2, मतलब सिंपली इनके एलसीएम लिया मैंने और कुछ नहीं किया। अब ऐसे इसका भी एलसीएम ले लेंगे, r1 r2 नीचे, ऊपर हो जाएगा r1 प्लस r2, r1 प्लस r2 डिवाइड बाय r1 r2। क्लियर है ना? अच्छा v एज इट इज था, v को एज इट इज रखा, ये जो टर्म थी ऊपर वाली इसको मैंने एज इट इज रख दिया। अब ये नीचे वाली टर्म को जब ऊपर लेके जाऊंगा तो रिवर्स हो जाएगी ना ये टर्म, ये r1 r2 तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये डिवाइड में, r1 r2 डिवाइड बाय r1 प्लस r2। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा है, माइनस आई, अब ये r1 r2 ऊपर चला जाएगा ना, ये r1 r2 ऊपर आ गया, r1 प्लस r2 नीचे। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से पहले आप वीडियो को पॉज करके यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए एक बार। क्लियर है बेटा? नोट कर लिया आपने? तो चलिए मैं यहां से पहले ऊपर से इसको एक बार रब कर देता हूं। अब आप जरा ध्यान से समझिए, यहां v इज इक्वल्स टू, यहां पर e1 r2 प्लस e2 r1 प्लस e2 r1 डिवाइडेड बाय, अब देखिए बेटा ये r1 r2 है, ये भी r1 r2 है, दोनों कैंसिल, तो डिवाइड में क्या बचा अपने पास, r1 प्लस r2। क्लियर है? एक टर्म तो ये आ गई, माइनस i, साथ में क्या है ये r1 r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। ये समझ में आया? अच्छा अब आप ध्यान से समझिए एक बात, इसको कंपेयर कीजिए, v इज इक्वल्स टू e माइनस आई आर, ये टोटल ईएमएफ, ये टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर? तो इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करके देखिए, तो आपके पास आएगा कि जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है, यानी टोटल ईएमएफ E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो चलिए बेटा ये आ गई मेरे पास टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल ईएमएफ का ये फॉर्मूला है। अब R इक्विवेलेंट कितना आया, देखिए माइनस आई यहां भी है, माइनस आई यहां भी है, तो बच गया R इक्विवेलेंट सारा। तो ये आ गया बेटा अपना R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आया बेटा? चलिए मैं इसको रब कर देता हूं एक बार। अब ध्यान से एक चीज और देखिए आप, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी R इक्विवेलेंट की जगह मैंने लिख दिया 1 बाय R इक्विवेलेंट, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी उल्टा लिखना पड़ेगा, यानी R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। क्लियर? अच्छा अब देखिए आप, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं बेटा, ध्यान से देखिए, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, क्योंकि इसको जब मैं सोल्व करूंगा ना तो यही तो आंसर आएगा अपने पास। देख लो इसको एलसीएम लेकर के R1 R2 नीचे, फिर R2 प्लस R1 ये ऊपर। क्लियर? तो यानी कि बेटा आप ये भी लिख सकते हो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हो, ये भी याद रख सकते हो। क्लियर है? तो अगर दोनों ही याद रह जाए तो ज्यादा बेटर है। और एक इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया। क्लियर? तो चलिए आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमारा ये रिजल्ट आ चुका था। मान लो ये दो सेल जो हमने जोड़े हैं दोनों आइडेंटिकल हो, यानी कि एक जैसे हो,
दोनों में कोई भी डिफरेंस ना हो, यानी जितनी ईएमएफ एक सेल की उतनी ही ईएमएफ दूसरे की, तो जितना इंटरनल रेजिस्टेंस पहले का उतना ही दूसरे का होगा। तो इसका मतलब मैंने E1 और E2 की जगह लिख देता हूं E, मतलब पहले और दूसरे सेल की ईएमएफ कितनी मान ली मैंने E, तो R1 और R2 भी दोनों बराबर हो जाएंगे, उनको मैंने R मान लिया। तो E1 की जगह E, R1 R2 की जगह R, E2 की जगह E और R1 की जगह R, R1 और R2 की जगह R और R, ER प्लस ER 2ER, R प्लस R 2R। अब R से R कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो क्या बचा, इक्विवेलेंट ईएमएफ मेरी E के इक्वल आई। यानी कि बेटा यहां पर एक बात आपने, मेन बात क्या नोटिस की हमने, मान लो मेरे पास एक सेल है, फिर ये दूसरा सेल, तीसरा, कितने भी सेल हो चाहे, अगर हम उनको पैरेलल में जोड़ देंगे तो अगर एक सेल की ईएमएफ, हर सेल की ईएमएफ ई है, तो टोटल ईएमएफ भी बेटा कितनी आएगी, ई ही आएगी। क्लियर, चाहे कितने भी सेल पैरेलल में जोड़ लो, अगर वो उन सभी की ईएमएफ बराबर है तो टोटल ईएमएफ भी सेम रहेगी। क्लियर, तो चलिए पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास है कि n आइडेंटिकल सेल्स हैं जो कि पैरेलल में जुड़े हुए हैं और उनके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R भी कनेक्टेड है। तो इसकी ईएमएफ अगर E है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, तो सभी की ईएमएफ E और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस R ही होगा। तो मैंने इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया कि मान लो इस सारे की टोटल ईएमएफ आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितनी आती है, अगर सभी की ईएमएफ सेम है तो टोटल ईएमएफ भी यही रहेगी, है ना, अभी बताया था आपको। तो ये होगी टोटल ईएमएफ, और इन सभी का जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको सोल्व करके मान लो ये आया अपने पास R इक्विवेलेंट। तो ये टोटल रेजिस्टेंस, ये टोटल ईएमएफ, और ये नीचे एक्सटर्नल रेजिस्टर R था, तो ये मैंने R जोड़ दिया। क्लियर है। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1, पैरेलल में है ना सारे के सारे, 1/R प्लस 1/R 1/R, तो टोटल कितनी बार जोड़ देंगे इसको, n टाइम्स जोड़ेंगे बेटा। कितनी बार जोड़ेंगे, n टाइम्स। अच्छा अब आप देखिए 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, टोटल n टाइम्स है ये, तो n/R आ जाएगा सोल्व करके। अब इसको रिवर्स कर दो, R इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाओ तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो R इक्वल टू R/n। टोटल रेजिस्टेंस मेरा जो सेल्स का जो टोटल रेजिस्टेंस आया है वो आया R/n। क्लियर है। अच्छा अब देखिए ये रेजिस्टेंस मेरा आ गया R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R/n, और ये रेजिस्टेंस है कैपिटल R। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ दो, तो टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट प्लस R यानी R प्लस R/n। R इक्विवेलेंट की वैल्यू R/n हमने भी निकाली थी। अब देखिए करंट निकालना है हमें, करंट का फॉर्मूला EMF बटे रेजिस्टेंस, EMF तो E है, टोटल रेजिस्टेंस ये था तो वो हमने ये लिख दिया। अब E की जगह E, अब इसको सोल्व कीजिए, NR प्लस R, NR प्लस R डिवाइड बाय N डिवाइड बाय N। क्लियर है बेटा। अच्छा अब देखिए इस n को डिवाइड वाले को ऊपर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, तो अपने पास आया NE डिवाइड बाय NR प्लस R, NR प्लस R। अब ये मेरे पास टोटल करंट आ चुका है इन केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है बेटा, यहां तक तो समझ में आया हमें, चलो ठीक है। अब देखिए आप, ये हो या ये, दोनों का मतलब सेम ही है। क्लियर। अब ये R/n क्या था, R/n टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। क्लियर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। अगर ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा छोटा हो तो हम एक्सटर्नल को इग्नोर कर देंगे और इसको यूज करेंगे R/n को। तो यहां से मैंने केवल R/n रखा और कैपिटल R को इग्नोर कर दिया। अब ये डिवाइड वाला n ऊपर जाके मल्टीप्लाई में NE/R। क्लियर। अब इसका अपोजिट केस मानिए, अगर ये R बड़ा होता और ये सेल का रेजिस्टेंस छोटा होता, सेल का रेजिस्टेंस बहुत, एक मिनट, ज्यादा स्मॉल है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। क्लियर।
तो अब की बार देखिए बेटा, मैंने इसको इग्नोर कर दूंगा, केवल आर को रखूंगा, आर की जगह आर, ई की जगह पर ई। अब देखिए आप दोनों में से कौन सा करंट कम है और कौन सा ज्यादा। ऑफ कोर्स कॉमन सी बात है, यहां पर करंट मैक्सिमम आया और यहां करंट मिनिमम। तो अब आप एक बात नोटिस करी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मैक्सिमम करंट के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए इनके इंटरनल रेजिस्टेंस से। क्लियर। और सीरीज कॉम्बिनेशन में उल्टा था, वहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए और पैरेलल में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए। क्लियर है बेटा, समझ में आया? तो इसको नोट डाउन आप कर सकते हो। तो बेटा अब की बार मान लीजिए हमारे पास टोटल m रोज है सेल्स की। कितनी रो है? 1 2 3 4, ऐसे टोटल करते करते m रोज हैं हमारे पास, और हर रो के अंदर n सेल जुड़े हुए हैं। हर रो में कितने सेल जुड़े हुए हैं? n। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो गया, पैरेलल भी। ये सारे तो आपस में कैसे हैं? सीरीज में, लेकिन ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल के अंदर, राइट। और हर सेल यहां पर आइडेंटिकल है, एक जैसा है, यानी सभी की ईएमएफ ई है, सभी का रेजिस्टेंस आर है, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनके साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज कैपिटल आर। क्लियर है? तो अभी हमने इस सर्किट को सोल्व करना है। अब देखिए ई ई ई टोटल n टाइम्स है, तो टोटल ईएमएफ कितनी? एन ई। क्लियर, सीरीज में। और टोटल रेजिस्टेंस एन आर, तो ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस एन आर। अब इस रो का टोटल ईएमएफ मुझे पता चल गया, टोटल रेजिस्टेंस भी पता चल गया। अब ऐसे सेकंड रो के लिए भी एन ई एन आर, हर रो की ईएमएफ एन ई और रेजिस्टेंस एन आर। क्लियर है? हर रो का लिए क्लियर हो चुका है अपने पास। तो चलिए, लेकिन अब ये जो नया कॉम्बिनेशन, मैंने इस सर्किट को कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया। क्लियर है ना? और यहां पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया बेटा आर। क्लियर? तो अच्छा, अब आप एक चीज देखिए बेटा यहां पर, तो अब मुझे इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, यानी 1/R इक्विवेलेंट। अब वो कैसे जोड़ेंगे? पैरेलल में आपको पता है, मैंने आपको बताया है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे जोड़ते हैं हम, ठीक है ना, वन टोटल रेजिस्टेंस को। तो देखो फर्स्ट रो में पहले यहां पर रेजिस्टेंस कितना? NR, 1/R1 की जगह NR, R2 की जगह भी यही, ऐसे टोटल m टाइम्स करेंगे, क्योंकि मेरे पास ये कितनी रो है? m रो है। अब देखिए आप, मतलब m टाइम्स किया तो ऊपर m आ जाएगा, नीचे NR, जोड़ के इनको ये आएगा हमारा रिजल्ट। अब देखिए आप इसको उल्टा कर दो, 1/R को R का इक्विवेलेंट कर दो, रिवर्स कर दिया तो इसको भी रिवर्स कर देंगे ना, यानी कि NR/M। क्लियर है बेटा? अब मैंने आपको बताया था, जब अगर सेल मेरे आइडेंटिकल हैं तो और पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो जितनी ईएमएफ इसकी है वही ईएमएफ टोटल होगी, यानी कि टोटल ईएमएफ यहां पर NE है, पैरेलल में टोटल ईएमएफ सेम रहती है अगर सेल आइडेंटिकल हो। क्लियर? तो आ चुकी है बेटा अपने पास ईएमएफ NE। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ये है टोटल, और तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आएगा उसमें ये कैपिटल R भी जोड़ दो, बस R प्लस NR/M। हमें निकालना है करंट। करंट होता है बेटा EMF बाय रेजिस्टेंस। EMF है मेरी NE, रेजिस्टेंस ये रहा, तो ये लिख दिया। क्लियर है ना? अब देखो इसको M को इधर ले आओ, M LCM ले लेंगे हम, तो MR प्लस NR डिवाइड में ये M एज इट इज। अब ये M ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि MNE डिवाइड बाय दिस। तो ये आ गया बेटा मेरे पास टोटल करंट इन दिस सर्किट। क्लियर है ना? तो चलो पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि ये करंट मैक्सिमम कैसे कब होगा। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा हमारे पास आया था टोटल करंट इतना आया। क्लियर है? मुझे निकालना है मैक्सिमम करंट। करंट मैक्सिमम, ये चीज मैक्सिमम तब होगी जब ये नीचे वाली चीज मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड में टर्म जितनी छोटी होती है हमारा आंसर उतना ही बड़ा आता है।
यानी कि ये वैल्यू मिनिमम होगी तभी करंट मैक्सिमम आएगा। क्लियर? तो देखिए आप MR प्लस NR इसको मिनिमम प्रूव करने के लिए मैं एक ट्रिक का यूज कर रहा हूं। पहले इसको बताइए, मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट MR² प्लस रूट NR², क्योंकि जब स्क्वायर से रूट कैंसिल होके MR बचेगा, ये रहा MR, इधर NR बचेगा, ये NR। क्लियर है? यही आएगा। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब मैं अगर ये लिखूं 2 अंडर रूट MR NR प्लस 2 अंडर रूट MR NR, कोई इशू नहीं है। प्लस में भी वही लिख दिया, माइनस में भी वही, तो ये तो वैसे भी रिजल्ट 0 ही देगा। तो यहां इसको ऐसे लिखा जा सकता है। देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, अब प्लस में भी एक नंबर डाल दिया, माइनस में भी उतना ही नंबर डाल दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब देखिए आप यहां पर ये सारा किस चीज का फॉर्मूला बन गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, रूट MR माइनस रूट NR स्क्वेयर, देखिए अब A का स्क्वेयर प्लस, इसको अगर मैं ओपन करूं, B का स्क्वेयर माइनस 2AB क्लियर है? तो इसको मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया और प्लस में बच गया अपने पास 2 अंडर रूट MR NR। मुझे इस टर्म को मिनिमम प्रूव करना है, यानी कि इसको MR प्लस NR। देखिए अब ये वैल्यू मिनिमम कब होगी? इफ अगर ये चीज मिनिमम हो जाए, ये चीज को अगर मैं 0 कर दूं, मिनिमम वैल्यू से क्या हो सकता है 0, तो ये आंसर भी मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्लस में है, इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन माइनस वाली टर्म को 0 कर सकते हो। इफ रूट MR माइनस, तो हमारा आंसर छोटा हो जाएगा ना अपने आप ही, अगर ये चीज 0 हो जाए। ये आंसर मेरा मिनिमम तब आएगा जब ये चीज मेरी 0 हो जाएगी, खत्म। तो यानी कि बेटा अंडर रूट MR इक्वल्स टू अंडर रूट NR, रूट से रूट कैंसल, तो MR इज इक्वल्स टू NR। क्लियर? तो या फिर यूं भी बोल सकते हैं कि टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है NR डिवाइड बाय M, अगर ये होगा तभी करंट मैक्सिमम होगा। क्लियर है बेटा? अगर R की वैल्यू ये होगी उस टाइम क्या होगा, हमारा करंट मैक्सिमम आएगा। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है बेटा? नोट कर लिया तो ठीक है। अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ बेटा मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।